खाना बनाते समय बर्तन की तली नीचे से काली हो जाती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? जब भी आप खाना बनाते हो किसी ईंधन के द्वारा, तो अगर आपका बर्तन की तली काली हो रही है तो इसका अर्थ हो सकता है या तो आपका ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, और ये भी समझ लें कि ईंधन पूर्ण रूप से कब नहीं जलता है। दो स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति, जब ईंधन को अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, क्योंकि हम जानते हैं जब तक किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वह नहीं जलेगा। ऑक्सीजन आग लगने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नंबर 2, या तो आपका ईंधन असंतृप्त है। इस परिस्थिति में भी ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है। प्रश्न, दहन और आग में क्या अंतर है? प्रश्न, दहन और आग, इन दोनों में मुख्य रूप से फ़र्क है कि अगर दहन हो रहा है उस परिस्थिति में ईंधन के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती है, और आग की स्थिति में ऑक्सीजन पर्याप्त होती है ईंधन के पास। यही फ़र्क है दहन और आग में। दहन में आग धीमे धीमे जलती है, और जब आग लगती है तो वह पूरे फ्लेम के साथ जलती है। प्रश्न, डिटर्जेंट का प्रयोग हम खारे पानी में कर सकते हैं, क्यों? डिटर्जेंट का प्रयोग आप खारे पानी में कर सकते हैं क्योंकि डिटर्जेंट खारे पानी के साथ मिलकर क्लस्टर नहीं बनाता है, जबकि साबुन खारे पानी के साथ क्लस्टर बनाता है और तलछटी में जाके बैठ जाता है। इसलिए साबुन का प्रयोग हम खारे पानी में नहीं करते हैं। लगे हाथों मैं ये भी बता देता हूँ कि खारा पानी कब होता है, किसको खारा पानी कहते हैं। जब खारे पानी में बहुत सारी अशुद्धियाँ या फिर बहुत सारे मिनरल्स होंगे, तब हम कहते हैं कि पानी खारा है। समजातीय श्रेणी से क्या अर्थ है? समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी का अर्थ है, जैसे इसका नाम है, नाम से ही इसके अर्थ का पता चलता है, एक ही जाति के समान समजाति, एक ही जाति समान जाति, कुछ इस तरह से इसके नाम से पता चलता है कि समान जाति के, एक ही जाति की बात करेंगे। जब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन फैमिली के बारे में, तो समजातीय श्रेणी में अर्थ है कि अल्केन फैमिली के सभी मेंबर्स एक ही जाति के, अल्कीन के सभी मेंबर एक ही के, अल्काइन के एक जाति के मेंबर हैं। यानी कि अगर हम बात करें CnH2n+2, इस में n की वैल्यू आप पुट करते चले जाएंगे लगातार। यह जनरल फार्मूला है अल्केन का। आप इसमें n की वैल्यू लगातार पुट करते चले जाएं। N1, N2, N3, N4 जो भी आपको फॉर्मूले मिलेंगे वो सभी एक ही फैमिली से, एक ही जाति से बिलोंग करेंगे। उसी प्रकार अगर अल्केन के साथ किसी प्रकार का कोई हैलोजन भी जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर और कोई फंक्शनल ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, तो भी सेम ही रिजल्ट बनेगा। जब साबुन की अभिक्रिया नीले और लाल लिटमस पत्र से होगी, उस अवस्था में हमें यह प्रभाव देखने को मिलेगा कि जब लाल लिटमस पत्र को हम साबुन से छिवाएंगे, उस परिस्थिति में वह लाल लिटमस पत्र ब्लू हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि साबुन की प्रकृति क्षारीय है। उसने लाल लिटमस पत्र को तो ब्लू कर दिया, परंतु ब्लू का कलर ब्लू ही रहा। इससे हमें यह पता चलता है कि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि लाल लिटमस पत्र इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ बेसिसिटी, यानी कि लाल लिटमस पत्र क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है, और नीला लिटमस पत्र एसिडिक प्रॉपर्टी यानी कि अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। प्रश्न, मक्खन और खाना पकाने वाले तेलों में क्या फ़र्क होता है? मक्खन और खाना पकाने वाले तेल में मुख्यतः जो फ़र्क होता है वह यह है कि मक्खन तो मेनली संतृप्त ईंधन है, और आपका खाना पकाने वाला तेल यह एक असंतृप्त ईंधन है।
अब मैंने जैसे कि पहले बता चुका हूँ, बार बार यही संतृप्त असंतृप्त का टॉपिक आ रहा है, तो समझ लीजिए यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो संतृप्त ईंधन है मक्खन, असंतृप्त ईंधन है आपका ऑयल, तेल, जिससे आप खाना बनाते हो। अब बात समझने वाली यह आती है कि वह संतृप्त है या यह असंतृप्त है, इसकी जांच हम कैसे करें। इसकी जांच करने के लिए हम लेंगे पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट का कलर होता है पिंक। पोटासियम परमैंगनेट एक केमिकल है जिसका कलर होता है पिंक। पोटासियम परमैंगनेट को जब हम डालेंगे मक्खन में तो उसका पिंक कलर पिंक ही रहता है, जबकि जब हम ऑयल में पोटासियम परमैंगनेट का लिक्विड कुछ डालेंगे, कुछ बूंद, तो हम देखते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाता है, विच इंडिकेट, जो दर्शाता है कि तेल हमारा असंतृप्त है और मक्खन हमारा संतृप्त। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आपको जानकर भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन कि प्राकृतिक तथा कृत्रिम विधि के द्वारा आप हीरे किस प्रकार बना सकते हैं। प्राकृतिक विधि तथा कृत्रिम विधि। हाँ दोस्तों, आप कृत्रिम विधि द्वारा भी हीरे बना सकते हैं। प्राकृतिक विधि तो ये कहती है कि कार्बन के अवशेष, आप सब जानते होंगे कि हीरा वास्तव में कार्बन का ही एक अपरूप है। पहली वीडियो में हमने बात भी करी थी, हीरा एक कार्बन का ही अपरूप है। नाउ होता क्या है कि जब कार्बन के अवशेष पृथ्वी के नीचे काफ़ी गहराई में चले जाते हैं और अत्यधिक वायुमंडलीय दाब, करीब 70,000 वायुमंडलीय दाब पर और 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वह रहते हैं और करोड़ों साल बाद वह हीरे में तब्दील हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपने कृत्रिम रूप से भी डायमंड यानी हीरे का निर्माण कर सकते हैं। कृत्रिम रूप से हीरा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ग्रेफाइट और कुछ कैटलिस्ट। ग्रेफाइट का प्रयोग कर हम कृत्रिम रूप से हीरे का निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार? ग्रेफाइट को अत्यधिक तापमान पर व अत्यधिक वायुमंडलीय दाब पर रखकर हम कुछ उत्प्रेरकों की सहायता से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हीरे में। इस प्रकार आपके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।